वेलकम बैक क्लास फर्स्ट ईयर टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। और क्लास आज का हमारा टॉपिक है टू कैलकुलेट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो क्लास ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, अभी क्योंकि रिसेंटली हमने पढ़ा है सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, जो सिर्फ एक ही लेंस कॉन्वेक्स लेंस पे मुश्तमिल होती है और हमें कुछ हद तक मैग्नीफिकेशन वहाँ से हासिल हो जाती है। लेकिन अगर सिंपल कन्वेक्स लेंस फेल हो जाए चीज़ों को मैग्नीफाई करने में या उतनी डिटेल ना दे सके जितनी के हम चाहते हैं, तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ये दो कॉन्वेक्स लेंसेज पे मुश्तमिल होती है, जिसमें पहला कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस, और सेकंड कॉन्वेक्स लेंस है जिसको हम आईपीस कहते हैं। इन दो कॉन्वेक्स लेंसेज को आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है कि ऑब्जेक्ट जो है ये बहुत शॉर्ट फोकल लेंथ का एक लेंस होता है और इसके मुकाबले में आई पीस जो है एक बड़ा लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ भी लार्ज होती है। उसकी भी एक स्पेसिफाइड रीजंस होती हैं कि इसकी इमेजेस इस तरह से बने कि फाइनल इमेज जो हमारे पास क्लियर नज़र आ सके। तो अब हम इसकी वर्किंग स्टडी कर लेते हैं। इसके लिए जो रे डायग्राम है वो मैंने यहाँ पर बनाई हुई है और इसमें आप देखिए कि दो लेंस आपको नज़र आ रहे हैं, जिनमें से एक शॉर्ट फोकल लेंथ का है जिसको हम ऑब्जेक्टिव इसलिए कहते हैं कि इसके सामने ऑब्जेक्ट प्लेस होता है। उसके बाद दूसरा है आई पीस, और इसको आई पीस इस वजह से कहा जाता है कि इस साइड से हम मैग्नीफाइड इमेज का मुतालिया करते हैं, या ये वाली साइड हमारी आंख के सामने होती है, तो इस वजह से इसको आई पीस भी कहा जाता है। तो अब हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो हाइट h का है और यहाँ पर ये मैंने छोटा सा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है। सपोज FO is the focal length of the objective and FE is the focal length of the eyepiece used. So I have placed an object of height h in front of the objective lens such that it is placed अवे फ्रॉम द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से थोड़ा दूर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोकल लेंथ से थोड़ा दूर है और एक ऑब्जेक्ट है, ये एरो साइन से आपको नज़र आ रहा है, इसकी हाइट h है। क्लास जब भी इस तरह से ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस या किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा जाएगा कि ये फोकल लेंथ से थोड़ा दूर हो, तो इस लेंस के दूसरी तरफ इसकी एक रियल और इन्वर्टेड और लिटिल बिट मैग्नीफाइड इमेज हमें हासिल होती है, जिसको H1 कहा गया है। और ये इमेज इस तरह से प्लेस होती है कि ये आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर आ जाती है। तो अब अगर आप ये देखें कि अब ये इमेज H1 से रिप्रेजेंट की गई है और ये FE और आई पीस के अंदर है, मतलब कि ये फोकल लेंथ के अंदर है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लेंस के फोकल लेंथ के अंदर रखा जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा और इन्वर्टेड वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, जो कि हमें H2 और इसके सामने नज़र आ रहा है। ये इस तरह से बनाएगा कि ये A2 B2 एक रियल वर्चुअल अब इसके लिहाज से तो ये वर्चुअल है ना, इस H1 के लिहाज से तो ये वर्चुअल इमेज है और सेम साइड पर ही है। तो इस वजह से ये A2 और B2 एक बहुत मैग्नीफाइड और लार्ज इमेज हमें आई पीस में से नज़र आ रहा हुआ होगा। और ये ऑब्जेक्ट जो असल हमारा इमेज है H2, ये कितना एंगल बनाएगा आई पीस के साथ, थीटा ई। और इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज theta is the angle which the object O forms with unaided eyes। अगर आपके पास H कोई ऑब्जेक्ट है, इसका फॉर एग्ज़ाम्पल एंगल हम लेते हैं जो कि बन रहा होगा इस ऑब्जेक्ट के साथ, वो थीटा होगा। और थीटा ई कौन सा एंगल है, वो इस ऑब्जेक्ट का है। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिहाज से कितनी होगी, वो होगी टेंजेंट थीटा ई डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा। क्योंकि अभी हमने एंगल्स की फॉर्म में भी इसको स्टडी किया है एंगुलर मैग्नीफिकेशन को, बट वी आर यूजिंग टेंजेंट फॉर्म हियर। उसकी रीज़न ये है कि टेंजेंट की शक्ल में हमारे पास वैल्यूज़ आसानी से निकल आती हैं फिगर से। तो अब अगर फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स थीटा ई और थीटा रिप्लेस हो जाते हैं टेंजेंट से, और मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ
कि थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑफ हाइट h2 एंड थीटा इज द एंगल दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h वुड सबटेंड एट द आई इफ प्लेस्ड एट द नियर पॉइंट, फॉर एग्जांपल d। तो उसके बाद हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगी m, which is proportional to the ratio of tangent theta e over tangent theta. Now from figure we have to calculate these values. अच्छा, फिगर को अगर हम स्टडी करें तो टेंजेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से देखिए टेंजेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा h ओवर d के बराबर। d जाहिर है कि वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा हमें। हम इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बुक में रिजॉल्विंग पावर या सिंपल माइक्रोस्कोप वाले जो फिगर्स मैंने अभी पिछले लेक्चर में ड्रॉ की थी वहाँ से देख सकते हैं। और टेंजेंट थीटा ई ये किसके बराबर होगा, h2 और डिवाइडेड बाय जहाँ पे हमारी फाइनल इमेज बन रही है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड d। सो दोनों की वैल्यूज़ ऊपर पुट करेंगे। m किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा ई h2 बाई d मल्टीप्लाइड बाय d बाई h। ओके, d से d कैंसिल, h2 बाई h आ गया। अच्छा, अब इसको मैं h1 से मल्टीप्लाई और h1 से डिवाइड कर सकती हूँ, कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ा। लेकिन इससे ये होगा, इसको मैं अब इस तरह से लिख सकती हूँ h1 बाई h मल्टीप्लाइड बाई h2 बाई h1। और अगर आप गौर से इसको देखें, ऑब्ज़र्व करें, तो ये आपको पता चलेगा कि h1 बाई h इज़ दी linear magnification of this lens objective और h2 over h1 is the magnification of this length eyepiece। मतलब कि टोटल मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इन दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज की अलग अलग मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं m1 m2 दोनों लेंसेज की मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट। और हमने अभी रिसेंटली ही सिंपल माइक्रोस्कोप की लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट की थी, वो q ओवर p के बराबर आई थी, डिस्टेंस ऑफ द साइज डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और m2 सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह क्योंकि बिहेव कर रहा है आई पीस, तो इसकी मैग्निफिकेशन 1 प्लस d ओवर एफ ई के बराबर है। तो दिस फार्मूला इज़ द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब अगर एक चीज़ आपको यहाँ पे एक और बतानी है कि इट इज़ कस्टमरी टू रेफर द वैल्यूज़ ऑफ एम। मैग्निफिकेशन जो है वो हम मल्टीपल्स में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका मतलब ये है कि इमेज बहुत ज़्यादा टाइम्स मैग्नीफाई हो गई है। तो बेहतर है कि हम इसको कुछ मल्टीपल्स में इस्तेमाल करें कि 5, 10, 40, और उसको मार्क किया जाता है कुछ इस तरह से कि क्रॉस 5 टाइम्स लार्जर इमेज, क्रॉस 10 कि आपको इमेज का 10 टाइम्स बड़ा मिलेगा, क्रॉस 40 मतलब कि 40 टाइम्स बिगर इमेज जो है इस रिजॉल्विंग पावर वाली माइक्रोस्कोप से हासिल हो गई। तो और अगर आप देखें कि अगर हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मैग्नीफिकेशन उसकी हायर हो, क्लियर हो, मोर क्लियर हो, तो उसके लिए वो डिपेंड करेगा कि एक तो ऑब्जेक्ट जो है ये वाइडर हो, क्योंकि जितना वाइड होगा ये उतना क्लियरली इस ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर सकेगा। और दूसरा आपने ब्लू लाइट यूज़ करनी है। ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्योंकि कम होती है और ये बहुत लेस डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस करती है, और जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट की मोर क्लियर और मोर बेटर रिजॉल्व पिक्चर नज़र आती है। थैंक्स।